जय केदारनाथ, जय शिव शंकर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? एकदम मस्त ना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा 2022 बजट यात्रा को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चार धाम यात्रा मई में शुरू होने वाली है और इस बार बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आने की भी संभावना है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से चार धाम यात्रा रुकी हुई थी। तो संभावना है कि इस बार ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए और अगर आप यात्रा पर अगले महीने जाने वाले हैं तो आपके लिए आज मैं बात करने वाला हूं केदारनाथ बजट यात्रा 2022 को लेकर। तो इसमें आपका कितना खर्च आए, कम से कम आएगा, और दोस्तों कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ में जाने के लिए, ठहरने की केदारनाथ में क्या व्यवस्था है, केदारनाथ में खाने की क्या व्यवस्था है और कम खर्च में कैसे पहुंचे, या अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो कितना खर्च आएगा। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हर किसी के मन में आते हैं यात्रा पर जाने से पहले। तो दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होता है। यहीं से देवभूमि से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। वैसे आपकी यात्रा देहरादून या ऋषिकेश से भी शुरू हो सकती है, क्योंकि देहरादून और ऋषिकेश तक हमारी भारतीय रेल जाती है। उससे आगे आपको यह यात्रा बस, टैक्सी या अपने पर्सनल वाहन से ही करनी होती है, क्योंकि उससे आगे ट्रेन का कोई सफ़र नहीं है। तो हम बजट यात्रा की बात कर रहे हैं तो बस सबसे सस्ता साधन है। तो दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने से हरिद्वार पहुंच सकते हैं, ट्रेन के द्वारा या बस के द्वारा। दोस्तों, ट्रेन का सफ़र सबसे सस्ता होता है, आरामदायक भी होता है। तो हमें हरिद्वार पहुंचने के लिए सबसे आसान ट्रेन ही है। और दूसरी बात कि अब हमें सोनप्रयाग जाना होता है हरिद्वार से। जो केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हमें सोनप्रयाग पहुंचना पड़ता है। तो सोनप्रयाग जाने के लिए हमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठ करके बस पकड़नी होती है दोस्तों, क्योंकि जाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए हमें सुबह सुबह जल्दी निकलना होता है, क्योंकि आपको 8 या 9 बजे के बाद वहाँ से बस मिलना मुश्किल हो जाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर हाल में 5 से 6 तक के बीच की बस पकड़ लें सोनप्रयाग जाने के लिए। बस में टिकट अगर आप पहले से ही बुक करा लें तो वह बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आप फालतू का टाइम वहाँ पर लाइन लगने की उससे बच सकते हैं। तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से टिकट निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट जा करके काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे देता हूँ। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया, आप टिकट काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं, पर समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मैं बार बार। और अगर हम बात करें टिकट कॉस्ट की, तो दोस्तों यह 600 रुपये से लेकर के 800 850 तक की आपको टिकट हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की पड़ेगी। जैसी बस में सुविधा वैसा उसका चार्ज। तो दोस्तों, हम मानते हैं कि हम 600 रुपये की टिकट लेकर के हरिद्वार से सोनप्रयाग वाली बस में बैठ जाते हैं, और 9 से 10 घंटे हमारे कम से कम लगते ही लगते हैं, अगर रास्ता एकदम साफ मिले तो, वरना समय और ज़्यादा भी लग सकता है। चारधाम यात्रा पर वैसे सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और यह रूट कुछ ही समय में 4 लेन वाला होने वाला है, क्योंकि इस पर काफ़ी लंबे टाइम से वर्क चल रहा है। और मैं पिछले कई साल से जा रहा हूँ। वैसे तो कोरोना काल में नहीं गया, लेकिन मैंने जैसे अभी अक्टूबर में भी गया था, और अभी रिसेंटली मैं घूम के आया हूँ, आपका तुंगनाथ गया था। तो मैंने देखा इस रोड पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और आप फर्राटे से रोड पर अपना सफ़र चालू कर सकते हैं। तो जैसे पहले 12-12, 14-14 घंटे लग जाते थे, अब वो घंटे आपको 8 से 10 घंटे में आपका सफ़र कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यात्रा की, तो जैसे मई में शुरू होने वाली यात्रा, तो मई और जून में इन 2 महीनों में ज़बरदस्त भीड़ रहने की संभावना है। तो बजट थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, क्योंकि जो रेट ऑफ सीजन में रहते हैं और वो सीजन में रहते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। जो रूम आपको, अगर आप वहाँ पर जाएं ऑफ सीजन में, 600 रुपये से लेके 800-1500 रुपये तक का मिल जाता है, वो सीजन में आपका 3 से 4 हज़ार रुपये तक का हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप अपनी यात्रा सितंबर, अक्टूबर, और उसमें भी अगर आप अक्टूबर में जाते हैं तो आप अपनी यात्रा पर खर्च काफ़ी बचा सकते हैं, और मौसम भी अनुकूल होता है। क्योंकि देखिए, मई और जून बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये है, मानते हैं कि ऊपर केदारनाथ बाबा पर आपको ठंड महसूस होगी, तो उसके हिसाब से आप कपड़े भी अपने पास गर्म कपड़े लेके चलें। आप जब भी कभी भी जाएँ तो आपके पास कम से कम कपड़े रखें, लेकिन कपड़े गर्म हो, और एक कम से कम आपके पास विंड चीटर हो या रेनकोट जरूर रहना चाहिए, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है ऊपर। और दोस्तों, मैं आपको एक राय दूंगा कि आप कभी भी अपनी यात्रा को
जुलाई अगस्त के महीने में ना करें, क्योंकि यह देखिए ये बारिश का सीज़न होता है और पहाड़ों में जब बारिश होती है तो पहाड़ गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने हमेशा देखा होगा, बहुत बार आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि पहाड़ गिर गया, रास्ता 2 दिन के लिए बंद हो गया या इतनी कैजुअल्टी हो गई है। तो कोशिश करें कि इन 2 महीने में यात्रा पर ना जाएं। तो दोस्तों हम सुबह हरिद्वार से निकलने के बाद शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं बस के द्वारा। और अगर आप अपने वाहन से पहुंचते हैं तो आपको सोनप्रयाग में पार्किंग की बहुत बढ़िया सुविधा मिलती है। अगर आप 2 व्हीलर से जाते हैं तो आपको 50 रुपीज़ पर डे, और अगर आप 4 व्हीलर से जाते हैं तो 100 रुपीज़ पर डे का चार्ज लिया जाता है। वहाँ पर पार्किंग के लिए एक बहुत बड़ा मैदान पार्किंग के लिए ही दिया गया है, तो वहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी है। और दोस्तों यहाँ सोनप्रयाग की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे होटल तो नहीं मिलेंगे। हाँ, अच्छे होटल मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे वाले नहीं मिलेंगे कि आपको यहाँ पर 3 स्टार या 5 स्टार जैसे होटल मिले, तो वो होटल यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और इन होटलों का जो चार्ज है वो आपको ऑफ सीज़न, जैसे मैंने बताया, आपको 600 रुपये, 1000 रुपये या 1500 रुपये तक में आपको रूम अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे सीज़न में यही रेट 3 से 4,500-5,000 रुपये तक का होटल आपको मिल जाता है। आप यहाँ सोनप्रयाग में ना रुक करके यहाँ से 2 किलोमीटर पहले सीतापुर है या गुप्तकाशी है या फाटा है, आप वहां पर भी रुक सकते हैं। आपको रोड किनारे आपको होटल्स मिल जाएंगे और आपके बजट में भी मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा पहले रुक सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप आके सोनप्रयाग में ही रुकें। दोस्तों क्योंकि सोनप्रयाग में लिमिटेड होटल्स हैं, तो कई बार क्या होता है, परेशानी हो जाती है। तो आप डॉर्मेट्री भी देख सकते हैं और वो बजट में भी होते हैं। तो ये सिंगल सिंगल बेड होते हैं जो एक सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं एक हॉल के नीचे। तो आप इनके प्रति भी गौर कर सकते हैं। अगर आप अपनी बजट यात्रा कर रहे हैं तो आप इस पर भी विचार कर सकते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं सीजनेबल की, तो ये 350 रुपीज पर बेड सीजन में मिलते हैं। लेकिन अगर ऑफ सीजन की बात करी जाए तो यही बेड आपको 100 और 150 रुपीज में मिल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है बजट के अंदर, तो आप इस पर भी थोड़ा विचार कर सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ पर हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है, और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, अपना समय बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फाटा से या सीतापुर से या गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर सेवा ले सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 14 से 15 या 20 दिन पहले आपको बुकिंग करानी पड़ती है। इतनी वेटिंग चलती चलती, क्योंकि जैसे ही ये अभी रिसेंटली ओपन हुई है अभी, तो पहले दिन ही एक 3500 टिकट की बुकिंग हो चुकी थी। तो इसलिए अगर आपको हेलीकॉप्टर सेवा चाहिए तो इसकी आप 15-20 दिन तो मान के ही चलिए कि आपको इतनी एडवांस बुकिंग रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो यह सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। यह पवन हंस लिमिटेड, केदारनाथ पर पवन हंस लिमिटेड कंपनी है जो यह सेवा उपलब्ध कराती है, भारत सरकार की कंपनी है। दोस्तों सुबह आप जल्दी उठें, क्योंकि आपको आगे जाके लाइन में भी लगने वाला है। अब आप कहेंगे लाइन किसी, तो मैं आपको बता दूं कि आगे जाने के बाद आपको लाइन मिलने वाली है। अगर आप सीज़न में जाएंगे तो आपको लाइन में 2-2 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों 2 घंटे, समझ रहे हैं आप, 2 घंटे के लिए लाइन लग सकती है। लाइन किस चीज़ की होगी? वो होगी आपको जो ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक ले जाने के लिए, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे कोई भी व्हीकल नहीं चलता है। सिर्फ वहाँ पर आपको मिलेंगे सूमो या जैसे बुलेरो होती है ये, और ये 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र है। ये आपको इसके द्वारा ही तय करना होगा, और पर हेड 30 रुपीज़ का इसमें चार्ज लेते हैं टिकट, यानी कि एक सवारी का 30 रुपये चार्ज है। वो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोड़ देंगे। तो दोस्तों इसलिए हमें सुबह जल्दी फटाफट उठ के तैयार होकर फ्रेश होकर लाइन में जाके वहाँ पर लगना पड़ेगा, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा को, अपनी चढ़ाई को शुरू कर दें। तो दोस्तों हम पहुंच जाते हैं गौरीकुंड। यहीं पर गौरी देवी का मंदिर है और गौरीकुंड है। गौरीकुंड वो कुंड है जिसमें गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ पर आप नहाएं, स्नान करें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ें। तो दोस्तों हम बात करें अब चढ़ाई को लेकर के। यह 16 किलोमीटर की चढ़ाई है ऑन पेपर, लेकिन जब आप इस पे जाएंगे तो आपको यह कम से कम 20 किलोमीटर से कम महसूस होगी ही नहीं, क्योंकि आपदा के बाद इसकी लंबाई बढ़ गई है और काफ़ी थका देने वाली हो गई है। तो आपका अगर स्टेमिना है तो आप सुबह, जैसे अगर वहाँ जल्दी निकलते हैं, मैं मानता हूँ कि अगर आपने 7 बजे वहाँ से चलना शुरू कर दिया तो आप 3 बजे 4 बजे तक ऊपर भवन पर पहुँच जाएंगे, अगर आपका स्टेमिना सही है। और अगर आप थोड़ा आराम करते करते जाते हैं तो उसी हिसाब से आप 6 बजे पहुँच सकते हैं या 7 बजे भी पहुँच सकते हैं। और जो लोग नहीं चल पाते हैं, पैदल नहीं चल पाते हैं, उन लोगों के लिए वहाँ पर खच्चर यानी घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों अगर हम बात करें उन लोगों की, तो वो तो चार्ज मांगते हैं 4 से 5,000, 5,500 इस तरह से मांगते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का वहाँ पर आपको 2500 रुपये की रसीद कटती है।
तो आप कोशिश करें नीचे से ही सोनप्रयाग के बाद से जैसे ही आप चलते हैं वहाँ तो गौरीकुंड से ही आप अपनी रसीद कटवा लें तो आपको आसान पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने एक बार चलना शुरू कर दिया और आप बीच में पहुँच गए तो फिर उनकी मोनोपोली चलने लगती है घोड़े वालों की। वो देख लेते हैं कि ये बंदा चल नहीं पाएगा तो फिर अपनी मनमर्जी के पैसे मांगने लगते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जा नहीं सकता तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट की जो वो पर्ची कटती है आप उसको कटवा लें और खच्चर की सुविधा लेकर आप ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों वहीं पर पालकी भी मिलती है, क्योंकि कुछ लोग देखिए हमारे बुजुर्ग होते हैं वो घोड़े पर भी नहीं बैठ पाते हैं या डिसेबिलिटी होती है, कोई घोड़े पे नहीं बैठ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए पालकी सुविधा उपलब्ध है। पालकी का चार्ज आपको 6 से 7 हज़ार रुपये में पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए उसको 4 बंदे लेके जाते हैं, तो ये आपको 6 से 7 हज़ार रुपये वहाँ पर चार्ज पड़ने ही पड़ने वाला है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ वहाँ की कि जैसे हम पीछे अगर मैं उसकी बात करूँ कि जहाँ हम लोग रुके हैं, सोनप्रयाग में रुके हैं या हरिद्वार में रुके हैं या कहीं भी रुके हैं, तो आपको होटल में खाने की बात करूँ तो जहाँ भी आप रुकते हैं वहाँ पर सब जगह रसोई अवेलेबल होती है, यानी कि हर होटल में खाना आपको अवेलेबल मिलेगा। आप चाहें तो वहाँ से खा सकते हैं या आप चाहें तो अपने बजट के अकॉर्डिंग वहाँ से ना लेकर आप बाहर से खा सकते हैं। तो आप अपने बजट से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 80 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की थाली मिलती है, जिसमें भरपेट आप खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों एक टाइम का खाना आप 80 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की थाली में आप अपना पेट भर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जब यात्रा पर ऊपर जाते हैं तो दोस्तों हम लोगों को रास्ते में पूरी सुविधा मिलती है। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात दोस्तों जो मैं कहना वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, कि आप जब भी यात्रा पर जाएं अगर आप पैदल जा रहे हैं तो छोटे छोटे कदम करके चलें, अपनी गर्दन को थोड़ा नीचे झुका करके चलें, आप ऊपर ना देखें कि मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि दूरी देखते ही आदमी घबरा जाता है कि यार मैं अभी इतना सही चलाऊँ, अभी मुझे चलते चलते 10 मिनट हो गए, मुझे चलते हुए 1 घंटा हो गया और मैं इतना सही चलाऊँ, तो आदमी की हिम्मत टूटने लगती है। कोशिश करें गर्दन को नीचे रखें और कदम जितने छोटे चलें उतना अच्छा है। और एक सबसे ज़रूरी बात, देखिए वैसे तो सबके स्टेमिना पे डिपेंड करती है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि आप जब यात्रा पर पैदल जा रहे हो तो बैठे ना। बैठने से अगर आप एक बार बैठने लगे तो आप हर 10 कदम पर बैठेंगे, आप हर 10 कदम चलेंगे फिर आपको पैर कहेंगे कि बैठ जा, तो आप बैठेंगे तो आप टाइम ज़्यादा लेंगे। तो अगर आप यात्रा पर पैदल जा रहे हैं तो दोस्तों मेरी बात माने कि आप बैठे ना, आप अगर थक जाते हैं तो आप खड़े हो जाएं। तो दोस्तों हम पहुंच जाते हैं बाबा केदारनाथ के दरबार में। दोस्तों आप अगर यहाँ पर रात को रुकेंगे तो सबसे पहले अपना होटल देखें। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप यहाँ पर होटल मिलना पीक सीजन में, देखिए जिस टाइम मई में यात्रा शुरू होगी तो आपको वहां पर होटल मिलना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप कोशिश करें अपना अभी से ही, अगर आप मई में जा रहे हैं तो अपना अभी से ही होटल वहां पर बुक करा लें अपनी डेट के अकॉर्डिंग, या फिर आप पीछे रुके। मैं ये कहता हूं अगर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बजट यात्रा की, तो हम भवन के पास ना रुक करके हम थोड़ा पीछे जाएं, वहां पर हमें थोड़े सस्ते और अच्छे होटल्स मिल सकते हैं। और अगर हम और अपना बजट सीमित करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कैंप भी ले सकते हैं, तो कैंप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कैंपों में रहने का 150 रुपए से लेकर 200 रुपए 250 रुपए तक का आपको पर बेड अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप होटल की बात करें तो होटल यहाँ पर जैसे जैसे आप नियरेस्ट भवन पे जाएंगे तो 4,000 5,000 6,000 पर नाइट पे आपको अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि ये पीक सीजन की बात है। हाँ अगर आप ऑफ सीजन जाते हैं तो यही जो आपको 4,000 5,000 वाले हैं ये आपको 1,500 और 2,000 में आपको वहां पर रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने आपको यहां तक की यात्रा कराई है, आप दर्शन करें, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी लाइन में लग के दर्शन करें, क्योंकि काफी लंबी लाइन लगती है यहाँ पर। और शाम को आरती होती है, अगर आप वहां पर रात को रुक रहे हैं तो आरती के दर्शन करें, सुबह के टाइम आरती के दर्शन करें और दोबारा से एक बार फिर दर्शन करें और अपना नीचे की तरफ को सोनप्रयाग की तरफ को प्रस्थान करें। तो दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझको बताएं। मैंने आपको कोशिश करी पूरी की पूरी जानकारी देने की कि आप हरिद्वार से लेके और बाबा केदारनाथ के भवन तक कैसे जाएं, आपका कहां पर कितना खर्चा आएगा, आप कहां पर ठहर सकते हैं, क्या सुविधा मिलेगी, क्या असुविधा मिलेगी, तो मैंने सारी कोशिश करी है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आई है तो मुझे लाइक करके, सॉरी कमेंट करके बताएं। लाइक तो करनी है वीडियो देखिए, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक और नए रूट पर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ।